मैं आज हल्द्वानी के सवाल पर आप लोगों से कुछ बात रखना चाहता हूँ। हल्द्वानी में 4300 घर जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक थे, लगभग 2 किलोमीटर लंबी एक बस्ती है, रेलवे लाइन से करीब 150-200 फुट के दूर, उनको उखाड़ने का हाई कोर्ट का 20 दिसंबर को फैसला आया। एक पीआईएल के जवाब में रेलवे ने कोई मुकदमा दायर नहीं किया था। एक जोशी जी हैं, कोई पता नहीं किस सोच के हैं, तो उन्होंने दायर कर दिया कि साहब यहाँ एक नदी बहती है, उसके किनारे गोला नदी के यानी लाइन के दूसरी तरफ, स्टेशन की दूसरी तरफ और बस्ती दूसरी तरफ है, तो उस नदी में एक पुल बना है और पुल कुछ साल पहले गिर गया था क्योंकि उसकी बनावट ठीक नहीं थी या पानी का बहाव जो भी रहा हो, लेकिन बस्ती का क्या कसूर उसमें, तो उन्होंने पीआईएल लगा दी। और फिर बाद में वो इसको शामिल कर लिया गया कि साहब इस बस्ती के लोग वहाँ की रेत निकालते हैं, लिहाजा इसलिए ये पुल गिर गया, ऐसा बहाना बना के बस्ती को उखाड़ने की बात फिर उसमें शामिल कर दिया कि साहब ये तो रेलवे की जगह पे बस्ती बनी हुई है, जबकि लोगों के पास पूरे कागजात हैं, ज़्यादातर लोगों के पास कागज़ हैं कि भाई ये तो बस्ती 100 बरस से पुरानी है और रेलवे लाइन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो खैर हाई कोर्ट का एक ऊल जरूल फैसला आ गया और सरकार को मौका मिल गया, क्योंकि वो उस बस्ती में 80-90% आबादी मुसलमानों की है, तो उसको उखाड़ने का मौका मिल गया। तो मुझे फ़िक्र थी इस सवाल पे कि मैं वहाँ जाके देखूं, तो मैंने अपना रिजर्वेशन करा लिया 5 तारीख की शाम को जाने का। लेकिन 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक राहत भरा फैसला आ गया कि इस पर स्टे लगा दिया गया, उनको इरेक्ट नहीं कराया जाएगा, झुग्गियाँ गिराई नहीं जाएंगी बुलडोजर से। तो थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जाके देखूं। तो मैंने गाड़ी पकड़ी यहाँ से रानीखेत एक्सप्रेस, रात में 10 बजे, सवेरे 4:30 बजे में उतरा, 2.5 घंटे तो स्टेशन पर बैठा रहा, फिर 7 बजे से बस्ती में जाना चालू किया। स्टेशन से लगी हुई बस्ती है गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती। ये सब लोग, औरतें और आदमी मजदूर तबके के हैं। कई लोग घरों में झाड़ू पोछा का काम करते हैं, कई लोग घरों में या बस मजदूरी का काम करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, ढोलक बनाते हैं, इस तबके के लोग हैं। उनकी जब झुग्गियाँ जाके मैंने देखी, लगभग होंगी 700-800 झुग्गियाँ। एक एक झुग्गी में सिर्फ ऊपर प्लास्टिक की, पॉलीथीन की छत है। इतनी गहरी सर्दी, इस घनी सर्दी में वो हालत उनकी। बेचारे संतोषी लोग हमें मिल गए तो खुश हो गए। औरतें मिली, एक एक नल पे पानी का इंतज़ार, पानी आएगा तो पानी भर लेंगी, घरों में तो नल होता नहीं। उनकी हालत देख के मैं तो हिल गया कि असली हिंदुस्तान तो ये है और इनके बारे में कितना घटिया सोच है। तो मैं जाके फिर, कई लोग ताप रहे थे उन बस्तियों में, ऐसे 7-8-10 लोग ताप रहे थे आग पे, तो मैं उनसे जाके मिला। उनसे बात करने पे मुझे बड़ा संतोष हुआ, उनको भी बड़ा ऐसा लगा कोई हमारा अपना आया। एक मुकेश थे, मजदूर थे, वो हमें ले गए, कुछ मकानों में दिखाए उन्होंने। हालांकि मकान ज़्यादातर मुसलमानों के थे उस इलाके में जहाँ मैं घूम रहा था। फिर एक दूसरे दुकानदार के पास गए, वहाँ भजन वगैरह बज रहे थे, कोई हिंदू दुकानदार थे। तो उनके यहाँ एक लड़का आया, एक आदमी आया 40-45 साल की उम्र का, इरफान। बड़े अपनेपन से उसने हमसे बातचीत की। जब उसको पता लगा कि मैं तो इस इलाके के हालात जानने के लिए आया हूँ, तो हमने कहा नदी किधर है? वो बोले गोला नदी, चलिए ले चलता हूँ आपको। ले गया वो हमारे लिए, उस पुल के पास ले गया जो बारिश में गिर गया था एक दफ़ा। मैं तो दंग रह गया, इतना गहरा न पुल, यानी पुल से नज़दीक नदी का जो बेड है उसकी गहराई लगभग 60 से 80 फुट के बीच में होगी। और वो जब पुल बना तो उसके बनाने में कुछ कमी रह गई होगी जिसकी वजह से वो गिर गया। इसमें रेत निकालने का, पत्थर निकालने का इन बस्तियों के लोगों के द्वारा तो कोई कसूर है ही नहीं। अगर क्रशर वालों ने कुछ पत्थर उखड़वाए होंगे तो बात दीगर है, लेकिन बस्ती का क्या कसूर उसमें? तो मैं जब पुल को देख के आया तो मैंने देखा कि हाँ, अगर रेलवे को अपना फैलाव करना है तो उस तरफ नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम गहरी खाई जैसी है, तो इसी तरफ बस्ती की तरफ उनको अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो वो एक अलग मसला है कि अगर आपको रेलवे की अलग लाइन डालनी है तो उसके लिए कुछ बस्ती के घरों को उठाना पड़ सकता है, तो उसके लिए सरकार प्रॉपर मुआवजा वगैरह दे के कर सकती है ये काम। लेकिन वो तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि पीआईएल जो दाखिल की थी हाई कोर्ट में, वो तो एक प्राइवेट आदमी ने की थी।
रेलवे ने तो नहीं की थी कि उनकी कोई योजना हो समझ में आए। तो बिल्कुल, और जब भी किसी बस्ती को उखाड़ने की बात अगर कहीं की जाती है कोर्ट में, तो उस बस्ती के लोगों से पूछा जाता है कि आपके पास कोई कागज वगैरह तो नहीं है, आपको क्या कहना है इस सवाल पर। किस किस्म का हाई कोर्ट हमारा? नैनीताल का हाई कोर्ट के उसने फैसला दे दिया इस सवाल पर, और सरकार को मौका मिल गया घर उखाड़ने का। तो मैं जब उस इलाके में घूमा तो उस इलाके में जो 4300 घरों की बात चल रही, वो इलाका लगभग 800 के आसपास तो उसमें झुग्गियाँ हैं, और एक एक झुग्गी में औसतन 10 आदमी रहते हैं, तो बड़ी आबादी तो वो है। फिर कुछ सिर्फ ईंट के घर, दीवारें ईंट के, ऊपर छप्पर वगैरह है, ऐसे होंगे 1000-2000 घर। कुछ पक्के घर हैं, 1000 घर पक्के होंगे उनमें से, लेकिन लोग बड़ी मेहनत से लोगों ने घर बनाए हैं। वहाँ स्कूल है, वहाँ पर एक आरा मशीन भी लगी है। आरा मशीन का लोगों को ठेका तब मिलता है जब कई किस्म की क्लियरेंस उसमें मिल जाती है। सरकार ने क्लियरेंस दी तभी तो लगी आरा मशीन, लकड़ी काटने की मशीन। एक स्कूल में मैं गया, स्कूल तो बंद था लड़कियों के लिए, लेकिन क्लर्क वगैरह आए हुए थे, तो उनसे मैंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि साहब ये स्कूल 2003 से हाई स्कूल बना, 2005 से 12वीं तक का स्कूल बना, लेकिन इसके पहले से चल रहा है, काफ़ी पहले से चल रहा है। तो कोई नई बात नहीं है। जो चीज़ 50-60 साल जो स्कूल ही चल रहा है, वो जिसमें अभी 1100 लड़कियां पढ़ती हैं। तो आप एक एस्टेब्लिश्ड बस्ती, अगर आप इसको आज़ादी की लड़ाई के पहले से भी देखें, जैसे हमें कुछ पता लगा, और अभी एक हमारे प्रोफेसर मित्र हैं शमसुल इस्लाम साहब, उन्होंने उसके आंकड़े जमा किए हल्द्वानी के और उसके आसपास के इलाकों के, तो पता लगा कि वहाँ कुछ ज़मीनें 1857 के क्रांतिकारियों की ज़मीनें वहाँ पर हैं। तो वो तो इलाका एक पुरानी बस्ती है, उसको उखाड़ कैसे सकते हो आप। फिर मैं उधर घूमता हुआ पहुंचा मतीन, वहाँ के एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक PIL दाखिल की, और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया। उसके बड़े 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 वकील वहाँ पे थे, सलमान खुर्शीद साहब थे, गोंजाल्विस थे, प्रशांत भूषण थे, और भी 1-2 लोग और थे। तो फिर लेकिन जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत आँख खोल के इस सवाल पे विचार किया और एक सही फैसला, इस पर स्टे लगाया। अब ये मुझे मालूम नहीं कि कितना आगे की कार्रवाई क्या होगी, लेकिन लोगों को राहत मिली। मैं स्टेशन मास्टर के पास गया, स्टेशन के स्टाफ से बातचीत की, तो ये उनने भी कहा कि भैया ये रेलवे की तरफ से मुकदमा दायर नहीं हुआ था, ये दायर तो किसी ने PIL दायर की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया था। उसके सवाल पर रेलवे से इसको सवाल पूछे गए थे। तो भैया एक पक्ष से तो आपने सवाल पूछे, बाकी से क्यों नहीं पूछे? जब रेलवे का कोई प्लान अभी क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है, और अगर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी ना। रेलवे अपने आप में तो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करने वाली संस्था है, जिसमें प्रधानमंत्री है, जिसमें पूरी कैबिनेट है, और इनका पहला फर्ज है कि लोगों के जीवन को, उनकी जीविका को, उनके घरों को हिफाजत दी जाए, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए अल्टरनेटिव दिया जाए। इसलिए वहाँ के लोगों से मैं 7 घंटे मैंने बातचीत की। फिर मैं चला गया एक कॉलेज में, उस कॉलेज में चल रहा था प्रोग्राम NSS का, तो एक प्रोफेसर ने मुझे मौका दिया उनसे बात रखने का। तो मैंने 10 मिनट नहीं, करीब 15-20 मिनट उसमें मैंने आज़ादी के सवाल पर बातचीत रखी। इस समस्या का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बात ज़रूर रखी कि अगर आपको आज़ाद होना है तो आपको सबसे पहले अपनी दिमाग को प्रेजुडिसेस से आज़ाद करना है, ताकि आप अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी की हकीकत को देख सको। अगर अपन ऐसा करेंगे तो अपन मुल्क को ऊंचा उठाएंगे। लौटते वक्त मैंने फिर शाम को 3:30 बजे गाड़ी पकड़ी, फिर दिल्ली आ गया। मैं अपने मुल्क से के दिल को छू के आया, या उनने मेरे दिल को छुआ, ऐसे माहौल से आया। बहुत बहुत शुक्रिया।